36 चूल्हे वाला ढाबा चलाने वाली। सर ये लीजिए आपका बिल और आप अपना फूड रिव्यू भी दे दीजिए। हाँ ठीक है। अरे क्या ठीक है, देखिए खाना तो अच्छा था लेकिन इसमें वो स्वाद नहीं था जो मसाले में होना चाहिए। हमें खाना उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको 2 ही स्टार मिलेंगे। अच्छा कोई बात नहीं सर, अगर आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं आपकी ये बात हमारे शेफ तक पहुंचा दूंगी। अगली बार हम जरूर और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। इतना कहकर निशिता शेफ के पास जाती है। आखिरकार मसाले में कमी क्यों थी? शायद इन्होंने मसाला रोस्ट करके नहीं डाला होगा। सुनिए, आप खाना तो अच्छा बनाते हैं लेकिन आजकल आपके खाने के रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बरसों पुराना शेफ हूँ, मेरा बनाया हुआ खाना हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ लेकिन आप जो मसाले डालते हैं उसे अगर आप रोस्ट करके डालें तो टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा और खाने में स्वाद आएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसे कैसे पता कि मैंने रोस्ट किए बिना डाला था मसाला? लेकिन जो भी हो, कल की आई लड़की मुझे सिखाएगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का मालिक आता है। अरे भाई क्या हुआ? सब लोग अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? सर दरअसल कस्टमर के फूड रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं बताने आई थी कि अगर ये मसाला रोस्ट करके डालेंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट होगा और कस्टमर को पसंद आएगा। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप ही सोचिए, मैं तो कितना पुराना शेफ हूँ। मुझ जैसे बरसों पुराने शेफ को अब ये गरीब लड़की समझाएगी कि खाना कैसे बनाना है। असलियत तो यह है कि ये टाइम पर कस्टमर को ले जाकर खाना देती नहीं है, जिसकी वजह से खाना ठंडा हो जाता है और असली स्वाद नहीं आता। नहीं सर, दरअसल। अरे चुप हो जाओ, इसकी बात सही है। तुम जैसी गरीब लड़की क्या कभी इतने पुराने शेफ की बराबरी कर सकती है जो तुम चली इसे सिखाने? जाकर अपना काम करो। धनीवल पूरी बात जाने बिना निशिता को डांट लगा देता है, जिसे देखकर राकेश खुश होता है। अरे बड़ा चली थी मुझे समझाने, अच्छा हुआ मैंने इसकी क्लास लगवा दी। झूठ तो झूठी सही, डांट तो पड़ी। वहीं दूसरी तरफ निशिता बिना कुछ कहे बाकी कस्टमर्स को खाना सर्व करती है। इसी तरह दिन बीतता है और रात को जब निशिता अपने घर पहुंचती है। अरे आ गई बेटी तू? हाँ माँ, आज काम जल्दी खत्म हो गया इसीलिए जल्दी आ गई। आप लोग थोड़ा रुकिए, मैं खाना बना देती हूँ। इतना कहकर निशिता तुरंत हाथ मुंह धोकर खाना बनाने में लग जाती है। वैसे बेटी तेरी इतनी उम्र हो गई है और तू इतना अच्छा खाना भी बनाती है, तो शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ दीदी शादी कर लो, क्या करोगी काम करके? नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे लेकिन क्यों? देख तेरी उम्र भी हो गई है और हमारे साथ गरीबी में तुझे भी परेशान होना पड़ता है। शादी कर लेगी तो तू इतना अच्छा खाना बनाती है कि ससुराल वाले तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आप लोगों का भी ना रोज रोज का हो गया है, खाना खाना है या नहीं? अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कर, खाना बना। वैसे भी एक तू ही है जो सूखी रोटी को भी मीठी चाशनी जैसा बना सकती है। इसी तरह सभी लोग निशिता की तारीफ करते हैं और कुछ ही देर में निशिता खाना बनाकर सभी को खिलाती है। वाह दीदी, क्या खाना बनाया है आपने। सच कहता हूँ, आप जिस रेस्टोरेंट में काम करती है ना, उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कभी आपके हाथ का खाना खा लिया ना तो अपने उस फालतू शेफ को निकालकर आपको रख लेंगे। हमारी बात मान निशिता, तू शादी कर ले। अपने ससुराल में अपने हाथों के बने खाने के स्वाद से तू राज करेगी। उफ, आप लोग भी ना दिन भर शादी शादी करते रहते हैं। मुझे अपना रेस्टोरेंट खोलना है, अपनी पहचान बनानी है। अरे हम समझ सकते हैं, लेकिन हम जैसे गरीबों को कहाँ इतनी हैसियत कि हम रेस्टोरेंट खोल सके। हाँ, और वैसे भी एक लड़की होकर तू इतनी टेंशन ले रही है। रेस्टोरेंट खोलना हमारे बस की बात नहीं है। सभी की बात सुनकर निशिता चुप रहती है और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। मेरे घर वाले भी ना मुझे डीमोटिवेट करके मेरी शादी करवाने पर तुले हैं, लेकिन मैं भी अपने सपनों को जरूर पूरा करूंगी और अपनी पहचान बनाऊंगी। इसी सोच के साथ निशिता रोज रेस्टोरेंट में काम करती थी। फिर एक दिन, ओए लड़की, आज एक वेटर छुट्टी पर है, जाइए ऑर्डर ले जाकर टेबल नंबर 18 पर देकर आ। अच्छा ठीक है, दीजिए, मैं देकर आती हूँ। निशिता खाना ले जाकर टेबल नंबर 18 पर सर्व करती है, जहाँ कुछ लड़के बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। अरे मैडम, टेबल पर क्यों रख रही हैं? हमारे हाथ में दे दीजिए। अच्छा ठीक है। निशिता जैसे ही राज को हाथ में कप पकड़ाती है, राज जानबूझकर निशिता के हाथ को गलत तरीके से टच करने लगता है, जिससे निशिता तुरंत अपना हाथ हटाती है। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। अरे छोड़ रहे हैं, अब इतनी नाजुक कलाई है, छूने का मन तो करेगा ही। वैसे शादी लायक तो हो गई हो, कोई मिला नहीं या शादी नहीं करनी? मुझे शादी नहीं करनी, और वैसे भी उससे तुम लोगों को क्या? अरे कब तक जवानी छुपाओगी? हम जैसों को भी तो कभी मौका दो। कब तक जवानी छुपाओगी रानी? हम कुंवारों को भी कितना तड़पाओगी रानी? निशिता सभी की बदतमीजी देखकर चुपचाप गुस्से में वहां से चली जाती है और ये सब निशिता का भाई जो उसे लेने आया था वो देख लेता है।
इस तरह सबके सामने ये लड़के दीदी को छेड़ रहे हैं और दीदी ने कुछ भी नहीं कहा। न जाने जब वो अकेले आती होंगी तब लोग क्या क्या कहते होंगे। इन लड़कों को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले उसे घर लेकर चलता हूँ। ये सोचकर रोहित तुरंत निशिता के पास जाता है। भाई तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ हूँ, अब तू चल मेरे साथ। अरे लेकिन क्या? रोहित तुरंत निशिता का हाथ पकड़कर गुस्से में उसे घर लेकर जाता है और घर वालों को सारी बातें बता देता है। हाय तौबा, हमारी तो इज्जत ही लुट गई। इसीलिए मैं कह रही थी रेस्टोरेंट का काम छोड़कर शादी कर ले। अरे वही तो सही समय पर रोहित पहुंच गया वहाँ, वरना न जाने वो लड़के और कितनी बदतमीजी करते। अब बहुत हो गया निशिता, अब तेरी शादी होगी। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब रेस्टोरेंट में कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तू शादीशुदा होती और रेस्टोरेंट में काम न कर रही होती तब तो ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। या तो तेरी शादी होगी या फिर तुझे रेस्टोरेंट में काम करना छोड़ना होगा। शादी हो गई तो रेस्टोरेंट में वैसे भी काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, रेस्टोरेंट में काम करना ही छोड़ देती हूँ, अपना नया कुछ सेटअप कर लूंगी। ये सोचकर निशिता घर वालों के दबाव में रेस्टोरेंट का काम छोड़ देती है। 1-2 दिन बीतते हैं, फिर एक दिन। कहाँ जा रही है तू इस वक्त? नहीं नहीं, कहीं नहीं, बस बाहर जा रही थी। अपना रेस्टोरेंट कैसे खोलना है इसकी प्लानिंग करने अपनी एक फ्रेंड के साथ। कितनी बार समझाएं तुझे, अपनी पहचान बनाना हम जैसे गरीबों के हाथ में नहीं होता है। हम जैसे लोग कभी रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। अरे शादी कर ले चुपचाप। निशिता रामलाल की बात नहीं सुनती और बाहर जाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर थोड़ी बातें करती है और फिर घर लौटते वक्त बाइक पर बैठे कुछ लड़के निशिता को छेड़ने लगते। अरे कहाँ जा रही हो? थक गई हो तो बोलो, हम छोड़ रहे बाइक से। अरे ये तो वही है जो रेस्टोरेंट में काम करती थी। शादी तो बेचारी की हुई नहीं है, पति होता तो वो छोड़ देता। वैसे हम लोगों को भी तुम अपना पति मान सकती हो। इन लोगों की वजह से तो मेरा घर से निकलना बंद हो जाएगा। क्या करूं मैं? निशिता नजरें झुकाकर चुपचाप घर की तरफ बढ़ती है। वहीं ये सारी चीजें कपड़े सुखाते हुए सुमित्रा देख लेती है। हे भगवान, अब ज्यादा देर करना सही नहीं होगा। जल्द से जल्द इसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब तो आस पड़ोस के लड़के भी इसके साथ बदतमीजी करने लगे हैं। ये सोचकर सुमित्रा तुरंत जाती है और रामलाल से इस बारे में बात करती है। तभी निशिता भी घर आती है। देख बेटी, तू अब शादी कर ले, क्योंकि आस पड़ोस के लोगों के ताने और लड़कों का तुझे छेड़ना, ये सब हम लोगों से सहन नहीं होगा। हाँ बेटी देख, सब लोग तेरी शादी को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? पहले से ही गरीब है और फिर नाक कटने के बाद कौन तुझसे शादी करेगा? नहीं माँ, इस तरह मैं कुछ लड़कों और आसपास के लोगों की वजह से अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मैं अभी शादी नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो हमारा भी यही आखिरी फैसला है। जब तक तेरी शादी नहीं होगी तब तक हम ना कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। हाँ, भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन जब तक तू शादी के लिए नहीं मानेगी तब तक खाएंगे पिएंगे नहीं। अब फैसला तेरे हाथ में है। तेरे लिए तेरे माँ बाप ज्यादा जरूरी हैं या तेरा सपना? सुमित्रा और रामलाल मिलकर निशिता को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से हार मानकर निशिता को अपना फैसला बदलना पड़ता है। आप लोगों ने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। आप लोगों के लिए मैं अपने सपनों को भी अधूरा छोड़ सकती हूँ। मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। निशिता के फैसले से पूरा परिवार खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों में निशिता के घर वालों की पसंद से निशिता की शादी हेमंत के साथ करवा दी जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। सावित्री की बात सुनकर निशिता तुरंत प्रवेश करती और सभी के पैर छूती है। अरे बहू, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है और फिर तुम हमारी बेटी की तरह ही हो। हाँ बहू, हम तुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। बस इस गरीबी का कुछ नहीं कह सकते। बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, इसीलिए हम तेरे महंगे महंगे शौक नहीं, लेकिन हर तरह की खुशी देने की जरूर कोशिश करेंगे। अरे मुझे महंगे महंगे तोहफे चाहिए भी नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है। सच में देवरानी जी, आप बहुत अच्छी और अंडरस्टैंडिंग है। वैसे कल आपकी पहली रसोई है, थक गई होंगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, कल जल्दी उठना भी होगा। हाँ चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। फिर काजल निशिता को उसके कमरे में छोड़ती है। बिस्तर पर लेटते ही निशिता सो जाती है। फिर अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है, अभी तक तो खाना नहीं बना क्या? अरे आज तो बहू की पहली रसोई है ना, वो कैसा खाना बनाएगी? हाँ ये बात तो है अंकिता बहू, तुझे छोटी बहू की मदद करवा देनी चाहिए थी। आज उसकी पहली रसोई है, वो चूल्हे पर अकेले कैसे खाना बनाएगी भाई? मैं गई थी मदद करवाने, लेकिन उसने मना कर दिया। न जाने उसने क्या बनाया होगा। सभी लोग जमीन पर खाने के इंतजार में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी निशिता खाना लेकर सभी को परोसती है। निशिता के खाना परोसते ही खाने की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। अरे वाह, खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
हाँ, खाने की खुशबू इतनी अच्छी है ना, जाने खाना कितना अच्छा होगा। ये सोचकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं। वाह बहू, तूने कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ बहू, तूने तो बड़े से बड़े शेफ को भी फेल कर दिया। तेरी शादी का खाना कितना फीका था। अगर तूने खुद की शादी में खुद ही खाना बनाया होता तो खाना कम पड़ जाता। वही तो, सब लोग खाने के साथ खाने की प्लेट भी खा जाते। आखिरकार बहुत टेस्टी खाना बनाती है भाभी। इस तरह सभी लोग हंसी मजाक करते हुए नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। धीरे धीरे निशिता कुछ ही दिनों में अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल लेती है। फिर एक दिन, माँ ये लीजिए, आज हमारी तनख्वाह मिली है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी घर का राशन खत्म हो गया था, अब कल राशन भरवा लेंगे। हाँ, और फिर बिजली का बिल भी तो भरना है, साथ ही दूध वाले का भी। अरे दूध से याद आया, बहुत दिनों से मेरा पनीर खाने का मन कर रहा है। क्या हम सब बाहर से पनीर मंगा कर खा सकते हैं? नहीं नहीं, अगर इस तरह से पैसे बर्बाद करेंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे ननद जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही पनीर की सब्जी बना देती हूँ। कल रात का फटा हुआ दूध भी बचा है। काश हम लोग भी अमीर होते और जो मर्जी वो खा सकते। इस तरह से बाहर की चीज को घर में ना बनाना पड़ता। अरे ननन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लोग तो घर का खाना खाने के लिए मरते हैं कि ऐसे कौन से ढाबे में जाएं जहां घर जैसा स्वाद आ सके। अच्छा, मैं भी खाना बना देती हूँ। इतना कहकर निशिता घर में ही पनीर की सब्जी बनाती और सभी को खिलाती है। अरे वाह भाभी, आपने तो बाहर मिलने वाली चीज को घर में ही बाहर से ज्यादा टेस्टी बना दिया है। हाँ देवरानी जी, आपके हाथों का खाना खाकर ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में आप किसी रेस्टोरेंट की मालिक थी। पिछले जन्म का तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में जरूर बनना चाहती थी। देखिए, अगर आप सभी को इतना अच्छा लगा खाना तो और लीजिए ना। फिर इसी तरह निशिता सभी को खाना परोसती है और सभी तारीफ करते करते खुशी से खाना खाते हैं। और फिर एक दिन अचानक, अरे आप लोग अभी अभी तो काम पर गए थे, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? घर के अंदर चलो, बताता हूँ। निशिता तुरंत सभी के साथ घर के अंदर आती है। अरे तुम सब लोग यहाँ पर कुछ भूल गए हो क्या? इतना जल्दी कैसे काम पर से वापस आ गए? हम लोग वापस आए नहीं है, बल्कि मालिक ने हमें भेज दिया है। अरे तुम लोगों के कहने का क्या मतलब है? दरअसल मालिक ने हमें काम पर से निकाल दिया है। उनका धंधा थोड़ा मंदा हो गया था और उन्हें इतने स्टाफ की जरूरत नहीं थी, इस वजह से। क्या? हे भगवान, ये कैसी आपदा है। जैसे तैसे मेहनत की 2 रोटी से घर तो चल रहा था, अब तो घर में 2 पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। अब न जाने क्या होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, हम कोशिश करते हैं कहीं और काम ढूंढने की। हाँ, इस तरह हिम्मत हारना प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हमें हिम्मत रखकर भगवान पर भरोसा करना चाहिए। निशिता सभी को सहानुभूति देकर उनका मन शांत करती है और जैसे तैसे जमा पूंजी से कुछ दिनों तक घर चलाती है। फिर एक दिन, न जाने अब हम लोग क्या करेंगे। लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है। न जाने, अब तो इस घर की देखरेख तो ऊपर वाला ही कर सकता है। घर में आने को 1 रुपया नहीं है और खर्चे आसमान छू रहे हैं। तभी वहाँ काजल आती है। अरे काजल, तुम यहाँ कॉलेज नहीं गई क्या? नहीं, वो दरअसल भाभी वो। क्या हुआ काजल, तू कुछ छुपा रही है क्या? बता क्या हुआ है? वो कॉलेज की फीस न जमा होने की वजह से मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। लेकिन आप लोग मेरी फीस की चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ। तभी वहाँ बगल की पड़ोसन सुमित्रा आती है। निशिता बहू, उस दिन मैंने तुमसे लच्छा पराठा और सब्जी की रेसिपी पूछी थी ना, मैंने आज उसे ट्राई किया। खाना सच में बहुत ज्यादा लाजवाब बना है। मैं तुम लोगों के लिए लाई हूँ, टेस्ट करके बताओ। सुमित्रा की बात सुनकर निशिता सुमित्रा के हाथ से वो कटोरी ले लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अरे क्या हुआ है आप लोगों को? आखिरकार बात क्या है? देखिए काकी, ये बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है हमारे घर की कंडीशन कैसी थी। और अब तो जब से देवर जी और इनकी नौकरी गई है, तब से तो जीना मुश्किल हो गया है। अरे जब आपके घर शेफ जैसा खाना बनाने वाली बहू हो तो फिर घबराना किस बात का? लोग वैसे भी बाहर का खाना खरीद कर खाते हैं। अगर आपकी बहू खाना बनाकर भेजेगी तो जरूर उसके हाथ का खाना बिकेगा, बाकी तो आप लोगों की मर्जी। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। आप लोग परेशान मत होइए, सुमित्रा काकी ने आइडिया सच में बहुत ही बढ़िया दिया है। मैं कल से ही खाना बनाऊंगी और उसे पैक करके हम लोग लोकल ट्रेन के बाहर बेचेंगे। लेकिन बहू, तू ये सब कुछ करेगी कैसे? देखिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथों में है। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ, हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कल तुम खाना बना देना और हम दोनों जाकर लोकल ट्रेन के बाहर उसे बेचेंगे। अब ये फैसला लेने के बाद अगली सुबह निशिता जल्दी उठती है और अच्छी तरह से खाना बनाकर उसे छोटे छोटे टिफिन में पैक करके हेमंत के साथ लोकल ट्रेन के बाहर बेचने निकल। हमें ट्रेन के अंदर जाकर खाना बेचना चाहिए, ट्रेन के बाहर तो सभी बेच रहे हैं।
हाँ बात तो सही है, चलो चलते हैं। फिर हेमंत और निशिता दोनों खाने के छोटे छोटे टिफिन लेकर ट्रेन के अंदर जाते हैं। 100 रुपए की बिरयानी ले लो, घर की बनी टेस्टी हल्दी बिरयानी ले लो। अगले स्टेशन पर नहीं मिलेगी, ले लो ले लो। काफी देर तक दोनों इसी तरह बेचने की कोशिश करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद, अरे रुकिए रुकिए, ये कितने की है और गरम है या नहीं? अगर गरम है तो 2 प्लेट दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हेमंत डिब्बे निकाल कर कीर्ति को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ, यार बहुत भूख लगी है, इस ट्रेन में तो कुछ और मिल ही नहीं रहा है, स्टेशन पर मिल रहा है, अगर उतरे और ट्रेन छूट गई तो एक काम करते हैं, यहीं से ले लेते हैं। ये सोचकर सिद्धांत हेमंत और निशिता को आवाज लगाता है, अरे सुनिए, हमें भी 1 प्लेट दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अभी देती हूँ। फिर निशिता और हेमंत मिलकर काफी लोगों को निशिता के हाथों का बना खाना बेचते हैं। वही जब लोग इसे खाते हैं तो, अरे वाह क्या खाना है, एकदम घर जैसा स्वाद आ रहा है। अरे हाँ, ऐसा लगता है कि किसी फेमस रेस्टोरेंट का खाना हो। इस तरह सभी लोग धीरे धीरे तारीफ करने लगते हैं और दूसरी तरफ निशिता और हेमंत अपना बनाया हुआ खाना बेचकर घर लौटते हैं। फिर अगले दिन, यार बहुत भूख लगी है, वो दोनों कहाँ गए जिन्होंने कल हमें खाना दिया था? हाँ यार चलो उन्हें ढूंढते हैं। मैं जब से पीजी में रहने आया हूँ परेशान हो गया हूँ, लेकिन उनके हाथों के खाने में तो माँ के हाथों जैसा स्वाद है। फिर सिद्धांत, कीर्ति, साथ ही कुछ और लोग भी हेमंत और निशिता को ढूंढते हैं, जिससे दोनों एक स्टेशन पर खाना बेचते हुए मिलते हैं। सुनिए, आप लोग इस तरह घूम घूम कर खाना क्यों बेचते हैं? इतना अच्छा खाना है, क्यों ना आप लोग एक रेस्टोरेंट खोल लें। हाँ, हम लोग वहाँ रोज खाना आएंगे, साथ ही सपोर्ट करेंगे। मम्मी पापा के दबाव में मैंने एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलने का सपना अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन शायद अब यही सही वक्त है और जरूरत भी। फिर निशिता रात को जब घर आती है, आज खाना अच्छा बिक गया, लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ कई लोगों ने कहा है कि हम लोग रेस्टोरेंट खोल लें। रेस्टोरेंट? मैं बस सोच रही थी, अगर कभी मौका मिले तो छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी श्यामलाल गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अरे अगर बात सिर्फ पैसों की है तो एक रास्ता हो सकता है। कौन सा रास्ता पिताजी? हमारे गांव में जो खाली जमीन है, जहाँ कोई रहता नहीं, उसकी कीमत अच्छी चल रही है। हम चाहे तो उसे बेच सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं। अरे वो पुश्तैनी जमीन? हाँ, अगर उसे गिरवी रख दें तो जो पैसे मिलेंगे उससे शहर में छोटा सा रेस्टोरेंट खुल सकता है, और जब धंधा चल पड़ेगा तो हम जमीन छुड़वा लेंगे। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। लेकिन पिताजी, इतनी बड़ी कुर्बानी? बहू, तेरे हाथों में हुनर है, हमें तुझ पर भरोसा है। अगर तू मेहनत करेगी तो रेस्टोरेंट जरूर चलेगा। हाँ मैं भी साथ में हूँ, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। इस फैसले को लेने के बाद श्यामलाल गांव की जमीन बेच देता है और उनसे मिले पैसों से बहू के लिए एक रेस्टोरेंट खरीदता है, जिसे निशिता अपने हिसाब से डिजाइन करवाती है। मैं इसे मॉड्यूलर किचन नहीं बनाऊंगी, बल्कि एस्थेटिक वे में डेकोरेट करूंगी। यहाँ अलग अलग पेड़ और चूल्हा होना चाहिए, गैस नहीं। निशिता अपने हिसाब से सबसे हटकर एस्थेटिक रेस्टोरेंट बनाती है। रेस्टोरेंट खुलने के बाद पहले 2 दिन ज्यादा ग्राहक नहीं आते, कुर्सियां खाली रहती हैं। निशिता काउंटर के पास खड़ी दरवाजे की तरफ देखती रहती है। फिर एक दिन, अरे जगह तो बहुत सुंदर बनाई है, अंदर से तो बिल्कुल शहर वाले कैफे जैसा लग रहा है। आइए आइए बैठिए, आज स्पेशल थाली है। ग्राहक खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ देर बाद निशिता खुद खाना सर्व करती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। सभी लोग खाना चखते हैं। अरे सच में बहुत स्वाद है, घर जैसा भी और होटल जैसा भी। अरे हमने तो सोचा था नया रेस्टोरेंट है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन खाना तो कमाल का है। हाँ धन्यवाद, फिर आइएगा। अरे भाई जरूर आएंगे और दोस्तों को भी बताएंगे। धीरे धीरे लोग बाहर खड़े होकर मेन्यू पढ़ने लगते हैं। कुछ लोग सिर्फ डिजाइन देखकर अंदर आते हैं और फिर खाने की तारीफ करते हुए बाहर निकलते हैं। अरे भाई, इतनी साफ जगह और इतना टेस्टी खाना, अब तो यहीं आएंगे। ग्राहकों की तारीफ सुनकर निशिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है, जिससे आसपास के दुकानदार जेलस होना शुरू हो जाते हैं। वहीं एक दिन, अरे भाई, खाना तो ठंडा हो गया। है अभी तो गर्म था, कितनी जल्दी खाना ठंडा हो गया। इससे अच्छा तो कोरियन रेस्टोरेंट होता है, कम से कम खाना गर्म तो रहता है। हाँ चलो ठंडा ही खा लेते हैं, लेकिन ठंडे खाने में स्वाद नहीं आता, बोलने में कितना अजीब लगेगा। इसलिए ग्राहकों की ये सारी बातें निशिता सुनती है। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ग्राहकों को गरम गरम खाना मिले। क्या करूँ मैं? निशिता ये सोचते सोचते रेस्टोरेंट चलाती है और फिर रात को जब घर पहुंचती है तब सभी को खाना खिलाकर सुलाने के बाद अपने कमरे में, कुछ अलग करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? अब तो हमारा रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चलने लगा है। क्या सोच रही हो तुम? जो भी ग्राहक आते हैं उन्हें ठंडा खाना खाना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ग्राहक इस तरह ठंडा खाना खाएं। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें गर्म खाना मिले। ये सोचते सोच सो जाती है और अगले दिन सुबह सुबह ये फैसला लेती है कि वो अपने रेस्टोरेंट में कोरियन स्टाइल की कॉपी करेगी।
ये सोचकर निशिता तुरंत सभी टेबल के नीचे चूल्हा लगवा देती है, जिससे धीरे धीरे धुआं निकलता है और खाना गर्म रहने लगता है। अरे भाई ये क्या है? अगर खाना ठंडा हो जाए तो आप खुद नीचे रखकर गर्म कर सकते हैं। ग्राहकों ने कोशिश की, प्लेट नीचे रखी, हल्की भाप उठी और खाना फिर गर्म हो गया। अरे वाह! अरे यार, अब बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, ऐसा रेस्टोरेंट तो पहली बार देखा है। यहाँ तो 36 चूल्हे हैं। अरे भाई गजब आइडिया है। पूरे हॉल में हल्की भाप और ताजे खाने की खुशबू फैल गई। लोग आराम से बैठकर खाना खाते, जरूरत पड़ने पर खुद ही गर्म कर लेते। हेमंत ग्राहकों को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सब निशिता का आइडिया है। सच में बहुत बढ़िया सोच है। निशिता काउंटर के पास खड़ी सबको देख रही थी। लोग संतुष्ट थे, हंसते हुए खाना खा रहे थे। अरे भाई अब ठंडे खाने की शिकायत खत्म। हम तो सबको बताएंगे। निशिता के इस आइडिया की वजह से रेस्टोरेंट में धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है और 36 चूल्हे वाले रेस्टोरेंट के नाम से वो फेमस भी होने लगती है, जिससे आसपास के दुकानदार ये सारी चीजें देखकर जलना शुरू हो जाते हैं। अरे भाई अब समझ आया हमारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। ये सब इसके यहाँ कुछ करना पड़ेगा। दोनों ने संजय और विनय को बुलाया। अरे भाई जाओ, इसका नाम खराब करो, ऐसा हंगामा करो कि लोग यहाँ आना बंद कर दें। ठीक है, समझ गए? अगले दिन दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे। आइए, क्या लेंगे? अरे भाई, आपके रेस्टोरेंट का जो स्पेशल हो वो ले आइए। निशिता संजय की टेबल पर अपने हाथों की बनी बिरयानी सर्व करती है। खाना खाने के बाद दोनों ने चुपके से अपने बैग से कॉकरोच निकालकर प्लेट में डाल दी। ये क्या है? अरे क्या हुआ? अरे खाने में कॉकरोच है। ग्राहक प्लेट देखने लगे। सच में? कुछ लोग गंभीर हो गए, कुछ नाराज होकर उठ गए। निश्चिता सबको जाते देखकर हैरान और गंभीर होकर खड़ी रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? अगले ही दिन पूरे रेस्टोरेंट में कैमरे लगवा दिए उसने। कुछ दिन बाद फिर ग्राहक आने लगे। माहौल सामान्य था, लोग खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी संजय और विनय फिर आए। क्या लेंगे? वही स्पेशल। खाना खाते ही दोनों ने प्लेट में गंदी चीज डाल दी। अरे भाई फिर से खाना गंदा। दोबारा। 1 मिनट। उसने कैमरे की फुटेज सबके सामने चलवाई। स्क्रीन पर साफ दिखा कि दोनों खुद प्लेट में डाल रहे हैं। अरे भाई, ये तो खुद गंदी चीज डाल रहे हैं। अरे मतलब पहले भी इन्होंने किया था। सबकी नजरें संजय और विनय पर थीं। दोनों गंभीर खड़े थे। अरे भाई, किसी की मेहनत के साथ ऐसा करते हो तुम लोग, हैं? लोगों ने उन्हें डांटा और बाहर जाने को कहा। दोनों सिर झुकाकर वहां से निकल जाते हैं। हमें माफ कीजिएगा। अब से हम यहीं आएंगे। निशिता काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ग्राहक फिर से बैठ गए। माहौल फिर से खुश हो गया। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन। हे भगवान, बेकारी इस निशिता के मुंह लग गए। अरे सच ही कह रहे थे, जब से हमारा भांडा फूटा है मक्खी तक रेस्टोरेंट में नहीं आती है। मैंने कुछ सोचा है, अगर तुम बात मानो तो शायद हमारा दिवाला निकलने से हम बच जाएं। अरे हम लोग बनिया हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय आजमा सकते हैं। अगर हम लोग निशिता से माफी मांग लें तो वो वीडियो चलवाना बंद कर देगी। जितने को पता चला है वो भी कुछ दिन में भूल जाएंगे। फिर तो माफी मांगने में कोई शर्म की बात भी नहीं है। वैसे भी सभी जानते ही है, माफी मांग लेंगे तो लोग भी हमें माफ कर लेंगे और निशिता भी। फिर गौरव और महेश निशिता के 36 चूल्हे वाले ढाबे में आते हैं। आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? हम तुमसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें माफ कर दो। क्यों? आप लोगों का सारा घमंड चूर हो गया? हाँ, अब हमारे रेस्टोरेंट में एक मक्खी भी नहीं आती है। जिस दिन आपका घमंड टूटा उसी दिन मैंने आपको माफ कर दिया। पर अब हमारा दिवाला निकलने वाला है। हम सब एक ही बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसीलिए अगर मेरे पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो मैं आपके पास भेज दूंगी। गौरव और महेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी निशिता के 36 चूल्हे वाले ढाबे में कुछ जवान इन्फ्लुएंसर और मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे शहर में 36 चूल्हे वाले रेस्टोरेंट का राज। निशिता जी, आपको 36 चूल्हे वाले रेस्टोरेंट का ख्याल कैसे आया? सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, निशिता जी को मीडिया रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं। निशिता जी, जवाब दीजिए। कई बार हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे भी लोग आते हैं जिन्हें लंबी चौड़ी बात करनी पड़ती है। उनका ध्यान रखते हुए मैंने 36 चूल्हे वाला अपना ढाबा बनाया ताकि उनकी बात के दौरान उनका खाना ठंडा होकर टेस्ट ना खराब हो। तो गाइस, आपने देखा निशिता जी ने कैसे रेस्टोरेंट लाइन के उस लूप होल को पकड़ा और ग्रोथ किया। अगर आप भी निशिता जी से बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैम, आप अपने 36 चूल्हों के रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताइए। ये हमारा 36 चूल्हे का ढाबा है। हम इसकी फ्रेंचाइजी भी इशू करने वाले हैं। अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल पर कांटेक्ट करें। निशिता मौके का फायदा उठाती है और रातों रात निशिता का 36 चूल्हे वाला ढाबा न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हो जाता है। अब निशिता अपनी फ्रेंचाइजी सेल करने लगती है।